परेशान मत हो, मैं नाराज नहीं हूं। बस अब अपना दायरा समझ रहा हूं। तू परेशान मत हो, कुछ बताने और छुपाने की जरूरत नहीं है। निलय, ऐसा नहीं है। मैं मैं कुछ नहीं छुपा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से वापस मिल जाएंगे। मुझे लगा था कि कैंप में जो मुलाकात हुई वही आखिरी थी। बस थोड़ी बहुत जान पहचान है। वृष्टि ने झिझकते हुए कहा। अच्छा। निलय ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। थोड़ी बहुत, पर मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। इस बार निलय के स्वर में हल्की खफगी थी। पता है, कैंप के दूसरे दिन जब हंगामा मचा था तो डॉक्टर मल्हार, जो दूसरी तरफ के ओटी में थे, 1 मिनट में वहां से निकल आए। किसी को ढूंढ रहे थे, आंखों में फिक्र थी, बेचैनी थी। मैं वहीं था, देख रहा था। फिर वो वार्ड की तरफ भागे जहां पेशेंट भर्ती था। मैं भी उसी तरफ जा रहा था, पर वो मुझसे आगे निकल गए। जैसे ही उन्होंने तुझे देखा, उनकी आंखों से साफ पता चल गया कि वो तुझे ही ढूंढ रहे थे। और फिर तेरे ऊपर पड़ने वाली लाठी का वार उन्होंने खुद पर झेल लिया। वो वहां सिर्फ तेरे लिए ही आए थे। पूरा किस्सा सुनाकर निलय ने अर्थपूर्ण नजरों से वृष्टि को देखा। बस मिलने वाले थे। हाँ। वृष्टि भी खुद हैरान थी। मल्हार उसके जानने वालों में से ही तो था, फिक्र तो वो उसकी हमेशा ही करता आया था। पर निलय को जो महसूस हुआ वो वृष्टि समझ नहीं पाई। सेमिनार में लास्ट में जो तू लेट हुई थी उनसे ही मिलने गई थी न? निलय ने नजरें वृष्टि पर जमाई हुई थी। इस बार वृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया। निलय हाथ में कॉफी का मग पकड़े ध्यान से उसे देखते हुए बहुत कुछ सोच रहा था। मीत को आज बुखार था, इसलिए मल्हार ने उसे अपने पास सुला लिया ताकि वो रात में परेशान न हो और मां को दिक्कत न दे। मृदंग और रागिनी 1 हफ्ते के लिए आए थे, मीत और मल्हार से मिलने और नलिनी जो को भी छोड़ने। उन्हें गए 3 दिन हो चुके थे। उनके जाने के बाद की उदासी वजह थी या मौसम, मीत बीमार हो गया था। आज उसे तेज बुखार था। उसे गोद में लेकर मल्हार उसका सिर सहला रहा था। आज कुछ ज्यादा ही परेशान था मल्हार। वजह सिर्फ मीत की बीमारी ही नहीं थी, बल्कि मीत की नई डिमांड भी थी जो वाणी उसे समझा गई थी कि सबकी एक मम्मी और एक पापा होते हैं। अब मीत के पास बाबा तो थे पर मम्मी वो नहीं थी। और 2 दिन से कई बार वो टूटे फूटे तरीके से अपनी मम्मी के बारे में पूछ चुका था। तीसरी वजह थी टेबल पर रखा उसका ट्रांसफर लेटर। जिससे दूर भाग रहा था वो उतना ही करीब आ रही थी। वृष्टि के मेडिकल कॉलेज में मल्हार का ट्रांसफर कर दिया गया था, डॉक्टर पाठक की जगह सर्जन के तौर पर। बाबा, अम्मा। मल्हार की गोद में बैठा मीत उसके साथ नाश्ता करते हुए अपनी तोतली बोली में नई फरमाइश रख रहा था। मम्मा बोलना उसे अभी नहीं आया था, तो अम्मा बोलकर ही काम चला रहा था। लेकिन उसकी ये डिमांड नलिनी जी के दिल को गुदगुदा रही थी। पूजा घर से निकलते हुए जब उन्होंने मीत को देखा तो उनकी आंखें मुस्कुरा उठीं। उनके हल्के से मुड़े होंठ उनकी मुस्कान की चुगली कर रहे थे। दिल ही दिल में वे खुद को शाबाशी दे रही थीं। मीत अपने काम में मग्न था। एक बार उसने बाबा कहकर पुकारा तो मल्हार ने बस हुम कहकर हुंकार भरी, पर कोई जवाब नहीं दिया। बस नाश्ता करते हुए मीत को थोड़ा थोड़ा खिलाते जा रहे थे। मीत ने फिर कोशिश की। बाबा। मल्हार ने फिर बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। इस बार मीत को गुस्सा आ गया। उसके बाबा न तो उसे सुन रहे थे न देख रहे थे। उसने मल्हार का चेहरा अपने नन्हे हाथों से पकड़कर अपनी ओर घुमा दिया। मजबूरी में मल्हार को उसकी ओर देखना पड़ा और देखकर वे भी मुस्कुरा उठा। अम्मा काय? कौन सी अम्मा? वो जो चली गई।
मल्हार ने मीत की देखभाल करने वाली पुरानी अम्मा की बात छेड़कर उसका अम्मा अम्मा रटना खत्म करवाना चाहा, पर मीत को तो अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। नहीं मेली अम्मा, जेची छपकी ओती ए ना बेची। मीत ने अपने बाबा को पूरी गंभीरता से समझा दिया। हूँ, समझ गया बेटा, अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया है तुझे, मल्हार ने मुस्कराते हुए कहा। फिर पानी पीकर मीत को गोद में खड़ा किया और पूछा, किसने सिखाया ये मम्मा मम्मा बोलना बेटा? दादी ने या दीदी ने? नलिनी जी के कान तुरंत खड़े हो गए। बताओ, मल्हार ने फिर पूछा। दादी। मीत ने उंगली अपने मुंह से निकाली और साइड में खड़ी अपनी दादी की तरफ इशारा कर दिया। सच ही कहते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सारे राज खोल दिए और खुद को भनक भी नहीं लगी कि उसने क्या कर दिया। मल्हार ने नलिनी जी की ओर देखा। वे अनजान सी बनी अपने काम में लगी हुई थीं। मल्हार ने बड़ी लाचारगी से उन्हें देखा। इन हरकतों से उसका दिमाग जाम हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे, रोए, गुस्सा करे या झगड़े। घर में साजिश चल रही थी और साजिश का मोहरा था उसका अपना बेटा। अब मां से क्या लड़ता? कुछ कहेगा तो वो रो पड़ेंगी और ये उसे भी तो बर्दाश्त नहीं था। थक हार कर उसने प्यादे को ही मात देने की ठानी। बेटा वो देखो कौन है वो? उसने नलिनी जी की तरफ इशारा किया। दादी। मीत ने झट से कहा। दादी यानी आपके बाबा की मम्मा, समझे आप? मल्हार ने उसे धीरे से समझाया। फिर दोहराया, दादी यानी बाबा की मम्मा, यानी आपकी दादी अम्मा। बोलो बेटा कौन है वो? मीत ने नलिनी जी को देखा और खुश होकर चिल्लाया, दादी अम्मा। मल्हार के चेहरे पर खुशी छलक उठी। दादी अम्मा। उसने भी हंसते हुए दोहरा दिया। मीत को भी जैसे हौसला मिल गया। उसने अपने बाबा को खुश कर दिया था, इससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए था। दादी अम्मा। मिल गई ना आपको आपकी अम्मा, बाबा की मम्मा, मीत की अम्मा। अब आप दादी से बोलोगे दादी अम्मा। मल्हार उसे प्यार से समझा रहा था। उसी वक्त नलिनी जी वहां आईं। मीत ने उन्हें देखकर उत्साहित होकर कहा, दादी अम्मा। चुप। नलिनी जी ने तेज आवाज में डांट दिया। मीत सहम गया और चुपचाप मल्हार को देखने लगा। मां क्या कर रही हो? डर जाएगा वो, मल्हार ने कहा। मुझे मत सिखाओ, तुम्हें भी मैंने पाला है, उसे भी संभाल लूंगी। उन्होंने मीत से कहा, चलो नीचे जाकर अपने खिलौने उठाओ और जगह पर रखो। नलिनी जी के आदेश पर मीत बिना कुछ बोले नीचे चला गया और खिलौने उठाने लगा। मल्हार चाहता था कि वो बात करे, पर मां की नाराजगी से डर भी रहा था। उसे हॉस्पिटल निकलना था, पर सोच रहा था, अगर मां गुस्से में रहीं तो मीत पर असर न पड़े। वो चुप रहा, पर मन ही मन तय किया कि बाद में बात जरूर करेगा। वो उठा और मीत के पास जाकर खिलौने उठाने में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर सारे खिलौने जगह पर रख दिए। मल्हार सबसे विदा लेकर अपनी गाड़ी में आकर बैठा। बाहर उसे विदा करते हुए कुछ लोगों की आंखें नम थीं। एक डॉक्टर होने के नाते मल्हार ने न केवल लोगों का इलाज किया, बल्कि प्रशासन द्वारा उपेक्षित इस हॉस्पिटल के लिए भी बहुत काम करवाए थे। उसने यहाँ के उदासीन स्टाफ को भी अपने काम के प्रति प्रेरित किया, ताकि हर किसी को बेहतर उपचार की सुविधा मिल सके। हॉस्पिटल की इमारत में सुधार, नई मशीनों की व्यवस्था और कई सुविधाओं को लाने में मल्हार का बड़ा योगदान रहा। उसके आने के बाद स्टाफ भी अब लगन से काम करने लगा था। मल्हार ने यहाँ की असुविधाओं और कमियों को देखकर पीछे हटने के बजाय उनमें सुधार कर उन्हें काबिल बनाया था।
और अब वो उस हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहा था, पर अब बेहतर सुविधाएं थी और काफी सारे साधन भी थे। और अब उसकी जगह यहाँ 2 नए डॉक्टर भी आ चुके थे। गाड़ी में बैठने के बाद मल्हार ने बगल की सीट की ओर देखा। वह फूलों के गुलदस्तों से भरी थी, जिनमें से ज्यादातर हाथों से बनाए गए थे। फूल थे या लोगों का प्यार, मल्हार मुस्कुरा दिया। उसे भी दुख था यहाँ से जाने का। जब वह पहली बार यहाँ आया था, यह जगह बिल्कुल उजाड़ थी। उसे यह बिल्कुल अपने जीवन जैसी लगी थी। इसीलिए खुश तो नहीं कह सकते, पर उसे यह जगह पसंद आ गई थी। फिर जब मीत उससे मिला तो जैसे जीवन को एक नई राह मिल गई। मन के सारे घाव मीत की किलकारियों से भर गए। मन सुधरा तो उसने इस हॉस्पिटल को भी सुधार दिया। अब जब वह जा रहा था तो सभी दुखी थे। उसके हॉस्पिटल में आखिरी दिन पर सबने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसका नतीजा था कि गाड़ी की पिछली सीट तरह तरह के उपहारों से भरी हुई थी। मल्हार ने गाड़ी घर की ओर बढ़ाई ही थी कि उसका फोन बज उठा। देखा, मृदंग का कॉल था। मल्हार ने स्पीकर पर डालकर कॉल उठाई। हाँ भैया। पैकिंग हो गई तेरी? मृदंग ने फिक्र से पूछा। हाँ भैया, सब हो गया। आप टेंशन मत लीजिए। तूने आने नहीं दिया, वरना मैं आ जाता तो अच्छा होता। अब तेरे साथ मीत है, माँ है, सब कैसे करेगा? कोई मुश्किल नहीं होगी। मीत को माँ संभाल लेंगी, बाकी काम के लिए बहुत लोग हैं। आप चिंता मत करें। ठीक है, पर फिर भी मुझे बताता रहना। और सुन, तूने अभी तक बताया नहीं कि जा कहाँ रहा है। बताया तो था भैया, शायद आप भूल गए, मल्हार ने होंठ काटते हुए कहा। उसे पता था वह झूठ बोल रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता तूने बताया। बताया होता तो इतना जल्दी थोड़े ही भूलता। तुझसे बस 5 साल बड़ा हूं, इतना बूढ़ा नहीं हुआ अभी। अच्छा चल, अब बता दे। वो भैया, पास का ही शहर है। मल्हार फिर वही टालने की कोशिश कर रहा था, जैसा वह पहले भी कर चुका था, क्योंकि वह अभी शहर का नाम नहीं बताना चाहता था। पास में तो कई शहर हैं, पर तू जिस शहर जा रहा है उसका नाम बता, मृदंग ने जोर देते हुए कहा। मल्हार कुछ पल खामोश रहा। कुछ सोचते हुए वो बोलने ही वाला था कि मृदंग खुद बोल उठा। बताना नहीं चाहता न, क्योंकि तेरा ट्रांसफर वृष्टि के मेडिकल कॉलेज में हुआ है। सुनते ही मल्हार का चेहरा मलिन पड़ गया। उसने खामोशी से गहरी सांस छोड़ी। कितना बेवकूफ था वो। भैया प्लीज माँ को मत बताइए, नहीं तो वो पीछे पड़ जाएंगी उसके घर जाने को, मल्हार गिड़गिड़ाते हुए बोला। यही तो वो नहीं चाहता था। वैसे आप बहुत ज्यादा तेज हो, ये वो चिढ़ते हुए बोला था। उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया, और अब उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो मल्हार की बात मानेगा भी या नहीं। वो तो मैं हूं, मृदंग थोड़ी शोखी से बोला। पर तू मानेगा नहीं न? तूने नहीं बताया तो क्या हुआ, मुझे तो पता चल ही गया। 4 बार पूछ चुका हूं तुझसे, और तू हर बार चालाकी से टाल गया। मैं तभी समझ गया था। पर ठीक है, तू चाहता है तो माँ को नहीं बताऊंगा। पर सुन, जितनी बेवकूफियां करनी है कर ले, जो होना है वो तो होगा ही। अब ये ट्रांसफर मैंने तो नहीं करवाया न, तेरा साथ लिखा है उसी के साथ। भैया, मल्हार का स्वर भारी था। हाँ बोल, क्या हुआ? मृदंग ने पूछा, पर मल्हार चुप रहा। अंदर बहुत कुछ था, पर कैसे कहे समझ नहीं पा रहा था। कई बार कोशिश की थी, आज भी रुक गया। चल ठीक है, तू परेशान मत हो, मृदंग ने कहा। जब मन हो तब अपने मन को खोलना। अभी संभाल कर रख, शायद मैं नहीं, कोई और हो जिसके आगे तू खुद को खोल सके। कुछ पल दोनों खामोश रहे। 16:57, 7 मार्च 2026। लाव्या NF। बहुत भीड़ है,
कितना स्टाफ है न यहाँ पर। वहाँ जमा भीड़ को देखते हुए वृष्टि बोली, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा। वैसे रात को रिटायरमेंट पार्टी है, चलेगी? चिराग ने पूछा। नहीं, यही मिल लिए बहुत है, वृष्टि ने साफ इनकार कर दिया। वैसे इनकी जगह पर अब कौन आएगा? अब सर्जन की जगह सर्जन ही आएगा। सुन है कोई आ रहा है, यहाँ प्रमोट हो के देखते हैं कौन है। कौन है? वृष्टि ने उसके साथ चलते हुए पूछा। नाम पता है उनका? वाह बुआ जी, क्या छोले कुलचे बनाए हैं। आपने कभी रेस्टोरेंट खोलने के बारे में क्यों नहीं सोचा बुआ जी? अगर खोल लिया होता तो अमेरिका से लेकर इंडिया तक आपके नाम की धूम होती। क्या खाना बनाती हैं आप? वृष्टि इस वक्त पूरे चटकारे लेते हुए नाश्ता कर रही थी, साथ ही उसकी नजरें घड़ी पर भी टिकी हुई थीं। अरे कहाँ खाना बनाने का हुनर, बस शौक तक ही सीमित रह गया। तुम्हारे फूफा जी का बिजनेस अच्छा चल रहा था और उन्हें एक विश्वासपात्र साथी की जरूरत थी जो उनकी गैरमौजूदगी में भी पीछे से पूरा काम ईमानदारी से करे। तो बस मैं उनके साथ काम करने लगी। अब जमेजमाए बिजनेस को छोड़कर शौक पूरे करने बैठती क्या? प्रेरणा जी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताते हुए गर्मागर्म नाश्ते की प्लेट लेकर उसकी बगल में आ बैठीं। रैनी भाई और भाभी कैसे हैं? बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हो पाई। अपनी खाली प्लेट उठाते हुए वृष्टि ने पूछा। वह किचन की तरफ जा रही थी। वो दोनों ठीक हैं, पर रैनी को दिक्कत आ रही है काम में। पहले कहते थे कि चलो अपने पापा का साथ दो, उनके साथ काम करो, कुछ सीखो, तो अमेरिकी रंग चढ़े हुए थे। उन्हें ये सब जिंदगी में दखल लगता था, अपने राइट्स गिनाते रहते थे। अब शादी हुई, जिम्मेदारी आई, तो समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। प्रेरणा जी की पूरी बात वृष्टि ने किचन में चाय गैस पर रखते हुए सुनी और चाय चढ़ाकर खुद बाहर निकल आई। आपने तो उनको सिखाया था न 6 महीने अपने साथ रहकर सब कुछ, फिर क्या दिक्कत है? बेटा, बिजनेस सीखने का भी एक उसूल होता है। आप भले ही मालिक के बेटे हों, पर शुरू में नौकर बनकर काम करना पड़ता है। छोटे कामों से अपने असली काम तक पहुंचना पड़ता है, धीरे धीरे, कई सालों में। अब 6 महीने में सेठ बनने को कहो तो वो कैसे हो सकता है? 16:57, 7 मार्च 2026। लाव्या NF। बहुत भीड़ है, कितना स्टाफ है न यहाँ पर। वहाँ जमा भीड़ को देखते हुए वृष्टि बोली, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा। वैसे रात को रिटायरमेंट पार्टी है, चलेगी? चिराग ने पूछा। नहीं, यही मिल लिए बहुत है, वृष्टि ने साफ इनकार कर दिया। वैसे इनकी जगह पर अब कौन आएगा? अब सर्जन की जगह सर्जन ही आएगा। सुन है कोई आ रहा है, यहाँ प्रमोट हो के देखते हैं कौन है। कौन है? वृष्टि ने उसके साथ चलते हुए पूछा। नाम पता है उनका? वाह बुआ जी, क्या छोले कुलचे बनाए हैं। आपने कभी रेस्टोरेंट खोलने के बारे में क्यों नहीं सोचा बुआ जी? अगर खोल लिया होता तो अमेरिका से लेकर इंडिया तक आपके नाम की धूम होती। क्या खाना बनाती हैं आप? वृष्टि इस वक्त पूरे चटकारे लेते हुए नाश्ता कर रही थी, साथ ही उसकी नजरें घड़ी पर भी टिकी हुई थीं। अरे कहाँ खाना बनाने का हुनर, बस शौक तक ही सीमित रह गया। तुम्हारे फूफा जी का बिजनेस अच्छा चल रहा था और उन्हें एक विश्वासपात्र साथी की जरूरत थी जो उनकी गैरमौजूदगी में भी पीछे से पूरा काम ईमानदारी से करे। तो बस मैं उनके साथ काम करने लगी। अब जमेजमाए बिजनेस को छोड़कर शौक पूरे करने बैठती क्या? प्रेरणा जी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताते हुए गर्मागर्म नाश्ते की प्लेट लेकर उसकी बगल में आ बैठीं। रैनी भाई और भाभी कैसे हैं? बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हो पाई।
अपनी खाली प्लेट उठाते हुए वृष्टि ने पूछा। वह किचन की तरफ जा रही थी। वो दोनों ठीक हैं, पर रैनी को दिक्कत आ रही है काम में। पहले कहते थे कि चलो अपने पापा का साथ दो, उनके साथ काम करो, कुछ सीखो, तो अमेरिकी रंग चढ़े हुए थे। उन्हें ये सब जिंदगी में दखल लगता था, अपने राइट्स गिनाते रहते थे। अब शादी हुई, जिम्मेदारी आई, तो समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। प्रेरणा जी की पूरी बात वृष्टि ने किचन में चाय गैस पर रखते हुए सुनी और चाय चढ़ाकर खुद बाहर निकल आई। आपने तो उनको सिखाया था न 6 महीने अपने साथ रहकर सब कुछ, फिर क्या दिक्कत है? बेटा, बिजनेस सीखने का भी एक उसूल होता है। आप भले ही मालिक के बेटे हों, पर शुरू में नौकर बनकर काम करना पड़ता है। छोटे कामों से अपने असली काम तक पहुंचना पड़ता है, धीरे धीरे, कई सालों में। अब 6 महीने में सेठ बनने को कहो तो वो कैसे हो सकता है? प्रेरणा जी की पूरी बात वृष्टि ने किचन में चाय गैस पर रखते हुए सुनी और चाय चढ़ाकर खुद बाहर निकल आई। आपने तो उनको सिखाया था न 6 महीने अपने साथ रहकर सब कुछ, फिर क्या दिक्कत है? बेटा, बिजनेस सीखने का भी एक उसूल होता है। आप भले ही मालिक के बेटे हों, पर शुरू में नौकर बनकर काम करना पड़ता है। छोटे कामों से अपने असली काम तक पहुंचना पड़ता है, धीरे धीरे, कई सालों में। अब 6 महीने में सेठ बनने को कहो तो वो कैसे हो सकता है? प्रेरणा जी रैनी की वजह से अक्सर परेशान रहती थीं। अच्छा चल, अब उनकी छोड़। तू ये बता, तेरा दिन ही नहीं, अब तो रात भी हॉस्पिटल में बीत रही है। इतनी लंबी ड्यूटी लगा देते हैं वो लोग। क्या करूं बुआ जी, मेडिकल लाइन है ही ऐसी। कभी पनिशमेंट के तौर पर डबल ड्यूटी पकड़ा देते हैं, कभी इमरजेंसी के नाम पर रुकना पड़ जाता है, कभी प्रैक्टिस के नाम पर। कोई क्रिटिकल केस आ जाए तो वहीं रुकना पड़ता है कि कुछ सीखने को मिलेगा। वृष्टि ने अपनी कॉलेज की मजबूरियां गिनाई। चलो, ये सब तो अब जिंदगी का हिस्सा रहेगा। अच्छा है कि अब तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अब बेटा, अपने बारे में भी सोचो। प्रेरणा जी ने बात का रुख बदला। वृष्टि उनकी बात समझकर भी अनजान बनती हुई किचन की तरफ चली गई। सोच लिया बुआ जी, अगले साल पीजी की तैयारी करूंगी, फिर आगे एमडी, वृष्टि ने दूध डालते हुए कहा। बेटा, वो सब भी होता रहेगा। डॉक्टर तो बन ही गई हो, आगे की पढ़ाई भी चलती रहेगी। पर इस दौरान अपने आगे की जिंदगी के लिए भी सोचो। कोई पसंद हो तो बताओ, अपने साथ पढ़ने वाला, या कोई सीनियर, कोई भी काबिल इंसान। नहीं तो मैं ढूंढूं अपनी तरफ से। प्रेरणा जी की बात सुनकर वृष्टि के चेहरे पर कई रंग आ गए, पर चेहरा सिर्फ एक। उसे फिर से अपने पुराने दिन याद आ गए। वो दिन याद आ गया जब वो प्रसाद के कर मल्हार के घर गई थी। वृष्टि का मन अजीब हो गया। चाय को उबाल दिलाकर 2 कप में छानकर वो उनके पास आई और 1 कप उनकी तरफ बढ़ा, दूसरा खुद लेकर बैठ गई। बुआ जी, अभी तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। क्यों? कोई पसंद नहीं है क्या? कहते हुए उनका इशारा साफ साफ निलय की तरफ था, पर वृष्टि उनका इशारा नहीं समझ पाई। इससे प्रेरणा जी को बड़ी मायूसी हुई। निलय उन्हें बहुत पसंद था। नहीं बुआ, फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। 16:57, 7 मार्च 2026। लाव्या NF। बहुत भीड़ है, कितना स्टाफ है न यहाँ पर वहाँ जमा। भीड़ को देखते हुए वृष्टि बोली। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा। वैसे रात को रिटायरमेंट पार्टी है, चलेगी? चिराग ने पूछा। नहीं, यही मिल लिए बहुत है, वृष्टि ने साफ इनकार कर दिया। वैसे इनकी जगह पर अब कौन आएगा? अब सर्जन की जगह सर्जन ही आएगा।
सुन है कोई आ रहा है, यहाँ प्रमोट हो के देखते हैं कौन है। कौन है? वृष्टि ने उसके साथ चलते हुए पूछा। नाम पता है उनका? वाह बुआ जी, क्या छोले कुलचे बनाए हैं। आपने कभी रेस्टोरेंट खोलने के बारे में क्यों नहीं सोचा बुआ जी? अगर खोल लिया होता तो अमेरिका से लेकर इंडिया तक आपके नाम की धूम होती। क्या खाना बनाती हैं आप? वृष्टि इस वक्त पूरे चटकारे लेते हुए नाश्ता कर रही थी, साथ ही उसकी नजरें घड़ी पर भी टिकी हुई थीं। अरे कहाँ खाना बनाने का हुनर, बस शौक तक ही सीमित रह गया। तुम्हारे फूफा जी का बिजनेस अच्छा चल रहा था और उन्हें एक विश्वासपात्र साथी की जरूरत थी जो उनकी गैरमौजूदगी में भी पीछे से पूरा काम ईमानदारी से करे। तो बस मैं उनके साथ काम करने लगी। अब जमेजमाए बिजनेस को छोड़कर शौक पूरे करने बैठती क्या? प्रेरणा जी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताते हुए गर्मागर्म नाश्ते की प्लेट लेकर उसकी बगल में आ बैठीं। रैनी भाई और भाभी कैसे हैं? बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हो पाई। अपनी खाली प्लेट उठाते हुए वृष्टि ने पूछा। वह किचन की तरफ जा रही थी। वो दोनों ठीक हैं, पर रैनी को दिक्कत आ रही है काम में। पहले कहते थे कि चलो अपने पापा का साथ दो, उनके साथ काम करो, कुछ सीखो, तो अमेरिकी रंग चढ़े हुए थे। उन्हें ये सब जिंदगी में दखल लगता था, अपने राइट्स गिनाते रहते थे। अब शादी हुई, जिम्मेदारी आई, तो समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। प्रेरणा जी की पूरी बात वृष्टि ने किचन में चाय गैस पर रखते हुए सुनी और चाय चढ़ाकर खुद बाहर निकल आई। आपने तो उनको सिखाया था न 6 महीने अपने साथ रहकर सब कुछ, फिर क्या दिक्कत है? बेटा, बिजनेस सीखने का भी एक उसूल होता है। आप भले ही मालिक के बेटे हों, पर शुरू में नौकर बनकर काम करना पड़ता है। छोटे कामों से अपने असली काम तक पहुंचना पड़ता है, धीरे धीरे, कई सालों में। अब 6 महीने में सेठ बनने को कहो तो वो कैसे हो सकता है? प्रेरणा जी की पूरी बात वृष्टि ने किचन में चाय गैस पर रखते हुए सुनी और चाय चढ़ाकर खुद बाहर निकल आई। आपने तो उनको सिखाया था न 6 महीने अपने साथ रहकर सब कुछ, फिर क्या दिक्कत है? बेटा, बिजनेस सीखने का भी एक उसूल होता है। आप भले ही मालिक के बेटे हों, पर शुरू में नौकर बनकर काम करना पड़ता है। छोटे कामों से अपने असली काम तक पहुंचना पड़ता है, धीरे धीरे, कई सालों में। अब 6 महीने में सेठ बनने को कहो तो वो कैसे हो सकता है? प्रेरणा जी रैनी की वजह से अक्सर परेशान रहती थीं। अच्छा चल, अब उनकी छोड़। तू ये बता, तेरा दिन ही नहीं, अब तो रात भी हॉस्पिटल में बीत रही है। इतनी लंबी ड्यूटी लगा देते हैं वो लोग। क्या करूं बुआ जी, मेडिकल लाइन है ही ऐसी। कभी पनिशमेंट के तौर पर डबल ड्यूटी पकड़ा देते हैं, कभी इमरजेंसी के नाम पर रुकना पड़ जाता है, कभी प्रैक्टिस के नाम पर। कोई क्रिटिकल केस आ जाए तो वहीं रुकना पड़ता है कि कुछ सीखने को मिलेगा। वृष्टि ने अपनी कॉलेज की मजबूरियां गिनाई। चलो ये सब तो अब जिंदगी का हिस्सा रहेगा। अच्छा है कि अब तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अब बेटा, अपने बारे में भी सोचो। प्रेरणा जी ने बात का रुख बदला। वृष्टि उनकी बात समझकर भी अनजान बनती हुई किचन की तरफ चली गई। सोच लिया बुआ जी, अगले साल पीजी की तैयारी करूंगी, फिर आगे एमडी। वृष्टि ने दूध डालते हुए कहा। बेटा, वो सब भी होता रहेगा। डॉक्टर तो बन ही गई हो, आगे की पढ़ाई भी चलती रहेगी। पर इस दौरान अपने आगे की जिंदगी के लिए भी सोचो। कोई पसंद हो तो बताओ, अपने साथ पढ़ने वाला या कोई सीनियर, कोई भी काबिल इंसान। नहीं तो मैं ढूंढूं अपनी तरफ से। प्रेरणा जी की बात सुनकर वृष्टि के चेहरे पर कई रंग आ गए, पर चेहरा सिर्फ एक। उसे फिर से अपने पुराने दिन याद आ गए।
वो दिन याद आ गया जब वो प्रसाद के कर मल्हार के घर गई थी। वृष्टि का मन अजीब हो गया। चाय को उबाल दिलाकर 2 कप में छानकर वो उनके पास आई और 1 कप उनकी तरफ बढ़ा, दूसरा खुद लेकर बैठ गई। बुआ जी, अभी तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। क्यों? कोई पसंद नहीं है क्या? कहते हुए उनका इशारा साफ साफ निलय की तरफ था, पर वृष्टि उनका इशारा नहीं समझ पाई। इससे प्रेरणा जी को बड़ी मायूसी हुई। निलय उन्हें बहुत पसंद था। नहीं बुआ, फिलहाल ऐसा कोई नहीं है और इरादा भी नहीं है। वैसे इतनी जल्दी क्या है बुआ जी? वृष्टि मुंह बनाते हुए बोली। बेटा, अब तो सोचना ही होगा न। शादी की उम्र हो गई है और अगर तूने खुद किसी को पसंद नहीं किया तो फिर तो मुझे आज से ही लगना होगा इस मिशन पर। आज ढूंढना शुरू करेंगे तो शादी होने तक पूरे 2-3 साल लग ही जाएंगे। पर मैंने तो सोचा था कि। प्रेरणा जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या सोचा था बुआ जी? वृष्टि ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं बेटा, रहने दे, मैं ही देखती हूँ कुछ। प्रेरणा जी थकान भरे लहजे में कहा। लगा था कि वृष्टि निलय का नाम लेगी तो वो झट से ही हाँ कह के उसे खुश कर देंगी, पर इसी पल बाहर से डोरबेल सुनाई दी। देख कौन आया है, वक्त हो रहा है न कॉलेज जाने का। फलक आई होगी। उसकी गाड़ी खराब हो गई है तो आज मेरे साथ जाएगी, वृष्टि ने कहा और दरवाजे की तरफ भागी। कुछ पल के बाद अपने साथ फलक को लेकर आई। बोलो आंटी, कैसी हो? अंदर आते हुए फलक ने प्रेरणा जी से कहा और उनके पास आकर बैठ गई। अच्छी हूँ बेटा। अब पहले ये बताओ, नाश्ता करके चाय पियोगी या चाय पीने के बाद नाश्ता करोगी? दोनों ही नहीं आंटी, फलक मुंह बनाते हुए बोली। देर हो रही है, खाने बैठ गई तो और भी देर हो जाएगी। ओह, मैंने आज छोले कुलचे बनाए हैं, प्रेरणा जी ने कहा। पैक करके दे दूं टिफिन में? कॉलेज में खा लेना जब वक्त मिले। हाँ आंटी, ये ठीक रहेगा, फलक खुश हो गई। प्रेरणा जी तुरंत उठकर किचन की तरफ चली गईं और वृष्टि के तैयार होने से पहले ही उन्होंने लंच बॉक्स लगाकर फलक को थमा दिया। चिराग और निलय मिल जाएं तो उनको भी खिला देना। श्योर आंटी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, फलक ने मुस्कुराकर कहा। प्रेरणा जी हल्के से मुस्कुराईं, फिर कुछ सोचते और झिझकते हुए बोलीं। वैसे बेटा, अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी की बात उठने लगी होगी ना? MBBS भी पूरा हो गया है। नहीं आंटी जी, अभी तो बड़े भाई और बहन हैं, उनकी ही शादी नहीं हुई, मेरी कौन करेगा? फलक ने हंसते हुए कहा तो प्रेरणा जी भी मुस्कुराकर रह गईं। बुआ जी, पीछे से आती वृष्टि ने जब सुना तो प्रेरणा जी को टोकना नहीं भूली। हाँ हाँ, ठीक है न। अब बड़े हो रहे हो तो पूछना तो बनता ही है, उन्होंने कहा तो वृष्टि बस सिर हिलाकर रह गई। तैयार हो चुकी थी तो फलक के साथ बाहर निकल आई। क्या हो गया है तेरी बुआ जी को? फलक ने हेलमेट लगाते हुए पूछा। पता नहीं यार, आज सुबह से ही पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। वृष्टि ने भी हेलमेट लगाया और अपनी स्कूटी बाहर निकाली। ओह, अच्छा, अब समझ आया। फलक बोली, तेरी बुआ तुझे खिलाने के चक्कर में हम सबका लंगर करवाने के मूड में हैं। मुंह बंद रख अपना। स्कूटी स्टार्ट करते हुए वृष्टि बोली। दोनों बैठ चुकी थीं, तो वृष्टि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वैसे वो जो नए डॉक्टर आने थे वो आ गए क्या यार? अरे हाँ यार, आ गए हैं, पर अभी तक मुझे तो दिखे ही नहीं। पर जिन्होंने भी उनको देखा है कह रहे हैं बड़े हैंडसम है। फलक पूछे बैठी बैठी बता रही थी